नमस्कार। आज फिर से समय है दुनिया भर की खबरों के बीच से वो ज़रूरी बातें निकालने का जो मायने रखती हैं। आज है 10 सितंबर 2025 और कुछ अहम सुर्खियां हैं जिन पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास बिजनेस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और हाँ, ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़ी भी कई खबरें हैं, अलग अलग जगहों से। हमारा इरादा क्या है? इरादा है इन खबरों के पीछे क्या चल रहा है, उनका असली मतलब क्या है और हमारे लिए इसमें क्या खास है, उसे समझना। समझ लीजिए कि ये दुनिया में जो भी हो रहा है उसे फटाफट समझने का एक तरीका है। आज काफी कुछ है, जैसे ओरेकल के शेयर्स में जबरदस्त तेजी और फिर डोनाल्ड ट्रंप की एक कथित अपील यूरोपियन यूनियन से कि भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी खबर, ओरेकल के शेयर्स आज सुबह प्री मार्केट में, मतलब बाजार खुलने से ठीक पहले, लगभग 33% ऊपर। ये तो जबरदस्त उछाल है। क्या वजह है इसकी? हाँ, ये बहुत बड़ा जंप है और इसकी वजह है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओरेकल ने एक अनुमान लगाया है कि उनको एआई से जुड़े जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, उससे उनका क्लाउड रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये साफ दिखाता है कि एआई अब सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं है। ये अभी इसी वक्त बिजनेस को चला रही है, खासतौर पर क्लाउड स्पेस में। हाँ, मतलब ओरेकल जैसी जो पुरानी बड़ी टेक कंपनियां हैं, वो भी एआई के इस लहर पर सवार होकर अपना क्लाउड बिजनेस तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। तो एक तरह से ये दिखाता है कि एआई को अपनाना अब शायद ऑप्शन नहीं रहा, बल्कि जरूरत बन गया है मार्केट में टिके रहने के लिए। बिल्कुल सही कहा। और जो कंपनियां इसे जल्दी अडॉप्ट कर रही हैं, अच्छे से कर रही हैं, उनको साफ तौर पर एक बढ़त मिल रही है। और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर या सर्विस की बात नहीं है। एआई अब एक ग्रोथ इंजन बन गया है, जिसके आसपास पूरी इंडस्ट्री, आप कह सकते हैं, खुद को रियलाइन कर रही है। कॉपर यानी तांबे की बढ़ती मांग के बारे में कह रहे हैं कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव आ रहे हैं, उसकी वजह से तांबे की मांग बहुत बढ़ गई है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। एआई चलाने के लिए जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स चाहिए, जो नेटवर्क चाहिए, उनमें बहुत ज्यादा कॉपर लगता है, वायरिंग में, कूलिंग सिस्टम्स में, हर जगह। और इसी बढ़ती मांग को देखते हुए हाल में माइनिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा मर्जर हुआ है, $50 अरब से ज्यादा का। $50 अरब? बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ चिप बनाने वाली कंपनियां ही नहीं, बल्कि जो पुरानी इकोनॉमी की माने जाने वाली माइनिंग कंपनियां हैं, वो भी सीधे सीधे एआई बूम का हिस्सा बन रहे हैं और फ्यूचर के लिए बड़ा दांव लगा रहे हैं। निश्चित रूप से ये मर्जर न सिर्फ ये दिखाता है कि कॉपर अब कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया है, बल्कि ये भी कि कंपनियां फ्यूचर की इस भारी डिमांड को पूरा करने के लिए कितने बड़े लेवल पर तैयारी कर रही हैं। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिक रिसोर्सेज की मांग और पूरी ग्लोबल सप्लाई डायनामिक्स को बदल सकती है। अच्छा, तो ये तो हुई टेक और रिसोर्सेज की बात। दूसरी तरफ फार्मा सेक्टर में कुछ दबाव सा दिख रहा है। दवा कंपनी है नोवो नोर्डिस्क, काफी बड़ी कंपनी है। उन्होंने घोषणा की है कि वो 9,000 नौकरियां खत्म कर रहे हैं। ये उनके टोटल वर्कफोर्स का करीब 11% है। ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ बिल्कुल, किसी सफल कंपनी के लिए चौंकाने वाली बात तो है। और ये फार्मा इंडस्ट्री का जो कट थ्रोट कंपटीशन है, उसको दिखाता है। इसके पीछे जो मुख्य वजह बताई जा रही है, वो है इली लिली की एक दवा मूंजारो, जो बहुत सफल हो रही है और सीधी टक्कर दे रही है। अच्छा। और साथ ही नोवो नोर्डिस्क की अपनी दवाओं के जेनेरिक वर्जन भी मार्केट में आ रहे हैं। जेनेरिक मतलब वो दवाएं जो पेटेंट खत्म होने के बाद सस्ती मिलती है। तो मतलब आपकी दवाएं भले ही सफल हों, लेकिन अगर कंपटीशन में कोई बेहतर या सस्ती दवा आ जाए तो बड़ी से बड़ी कंपनी को भी मुश्किल हो सकती है। कितना ज्यादा प्रेशर है इस सेक्टर में इनोवेशन और कंपटीशन का। बिल्कुल, एक नई ब्लॉकबस्टर दवा या बढ़ता हुआ कंपटीशन किसी भी बड़ी स्थापित कंपनी की पूरी स्ट्रैटेजी को हिला सकता है और उन्हें फिर कॉस्ट कटिंग जैसे सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। यहाँ आराम से बैठने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब आते हैं एक ऐसी खबर पर जिसका असर शायद बहुत दूर तक जाए और जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। खबरें ये हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कथित तौर पर यूरोपियन यूनियन पर दबाव डाला है। दबाव इस बात का कि वो रूस को घेरने के लिए भारत और चीन से आने वाले सारे सामान पर 100% टैरिफ लगा दें। हाँ, और यहाँ ये साफ करना देखिए बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो खबरों में है। हम किसी पॉलिटिकल साइड या विचार का समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर ये खबर सही है तो ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, आक्रामक और जटिल जियोपॉलिटिकल चाल लगती है। 100% टैरिफ का मतलब क्या हुआ? मतलब चीजों की कीमत डबल हो जाएगी? हाँ, सीधा सीधा डबल।
ये ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका होगा। 100% टैरिफ, ये तो बहुत ही ज्यादा है। इसका तो सप्लाई चेन पर, कीमतों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल, इसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस में तनाव बढ़ेगा, सप्लाई चेन्स टूट सकती हैं और आम लोगों के लिए कीमतें तो बढ़ेंगी ही। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट भी जल्द ही ट्रंप के लगाए कुछ पुराने ट्रेड मेजर्स की संवैधानिकता को रिव्यू करने वाला है। अच्छा, तो ये सब मिलकर ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज में एक अनिश्चितता, एक अस्थिरता का माहौल बना रहा है। देवर, ये तो ग्लोबल ट्रेड के लिए काफी अनिश्चितता भरा दौर लग रहा है। लेकिन क्या इकोनॉमी के फ्रंट पर कुछ पॉजिटिव खबरें भी हैं? कुछ उम्मीद? हाँ, कुछ रोशनी भी है। फिच रेटिंग्स है, एक जानी मानी ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। उन्होंने 2025 के लिए अपना ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है उसे थोड़ा सा सुधारा है। पहले वो 2.2% कह रहे थे, अब उसे बढ़ाकर 2.4% कर दिया है। बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन हाँ, डायरेक्शन पॉजिटिव है। और इसी रिपोर्ट में भारत के लिए क्या कहा गया है? कुछ खास? भारत के लिए खबर खास तौर पर अच्छी है। फिच ने फिस्कल ईयर 26 मतलब अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के लिए भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। 6.9%? हाँ, और इसकी मुख्य वजह बताई गई है भारत का सर्विस सेक्टर, जिसमें लगातार अच्छी गति बनी हुई है, मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। 6.9%, ये तो ग्लोबल एवरेज से काफी बेहतर है। लेकिन एक सवाल आता है मन में, क्या सिर्फ सर्विस सेक्टर के दम पर इकोनॉमी इतने लंबे टाइम तक तेजी से बढ़ सकती है, खासकर अगर मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर में उतनी तेजी ना हो? ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, सर्विस सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, लंबे समय के बैलेंस्ड और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर जैसे दूसरे सेक्टर्स का भी मजबूत होना जरूरी है। अभी के लिए तो सर्विस सेक्टर मजबूती दिखा रहा है, पर आगे चलकर ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ ज्यादा मायने रखेगी। दिलचस्प बात है। और शायद भारत की इसी इकोनॉमिक मजबूती का एक और इशारा इस खबर में है कि आजकल ज्यादातर भारतीय कंपनियां विदेश में लिस्ट होने के बजाय भारत के ही स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होना चुन रही हैं। क्या ये दिखाता है कि घरेलू बाजार पर भरोसा बढ़ रहा है? हाँ, ऐसा लगता तो है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो देश की अपनी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत हैं। दूसरा, कंपनियों को शायद लग रहा है कि उन्हें अपने ही देश में बेहतर वैल्यूएशन मिल सकती है। और शायद सबसे जरूरी, भारतीय इन्वेस्टर्स का बेस बढ़ रहा है, उनकी भागीदारी बढ़ रही है। तो अब कंपनियों को लगता होगा कि जरूरी पैसा जुटाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो यहीं से उठा सकती हैं। ये इंडियन कैपिटल मार्केट की मैच्योरिटी और गहराई का भी एक अच्छा संकेत है। तो एक तरफ भारत में ये भरोसा दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर की जॉब मार्केट से थोड़ी सावधानी वाली खबर है। वहां 2025 की चौथी तिमाही के लिए जो एम्प्लॉयर्स का हायरिंग आउटलुक है वो +20% है। हायरिंग आउटलुक मतलब अगले 3 महीने में कंपनियां कितनी नौकरियां देने का सोच रही हैं। +20% पॉजिटिव तो है, पर यह पहले के अनुमान से कम है। हाँ, ये दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स हर जगह एक जैसे नहीं होते। सिंगापुर जैसी इकोनॉमी जो ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, सही में थोड़ी सावधानी बरत रही हैं, भले ही वो अभी भी हायरिंग कर रही हों। चलिए अब कॉर्पोरेट जगत की कुछ और खास खबरों पर नजर डालते हैं। एक अमेरिकी बैंक है फिफ्थ थर्ड बैंकॉर्प। वो आज 10 सितंबर को बार्कलेज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहा है। हाँ, इस तरह के जो बड़े इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होते हैं, उनमें कंपनियां अपनी फ्यूचर प्लानिंग, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताती हैं, तो इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट इन पर काफी नजर रखते हैं, ये समझने के लिए कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और आगे क्या उम्मीदें हैं। हेल्थ केयर एड यानी स्वास्थ्य सहायता के क्षेत्र से भी एक अहम बदलाव की खबर है। एक बड़ी ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव के तहत फंडिंग में कुछ कमी आई है, तो अब जो मदद है उसे दुनिया के सबसे गरीब देशों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। ये एक तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की स्ट्रैटेजी लगती है। जब पैसा कम हो तो उसे वहां लगाना जहां जरूरत सबसे ज्यादा है, ये समझदारी वाला कदम है। कोशिश यही है कि जो भी मदद उपलब्ध है उसका असर ज्यादा से ज्यादा हो। अब ब्रांडिंग और स्पोर्ट्स की दुनिया से एक इंटरेस्टिंग टाई अप। चीन की एक बड़ी होम अप्लायंस कंपनी है मीडिया। उसने मशहूर फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना के साथ 5 साल के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। ये स्पोर्ट्स मार्केटिंग की जो बढ़ती हुई ताकत है, खासकर ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए, उसका एक और उदाहरण है। FC बार्सिलोना दुनिया के सबसे पॉपुलर क्लब्स में से एक है। उनके साथ जुड़ने से मीडिया को यूरोप में, लैटिन अमेरिका में और दुनिया भर के दूसरे मार्केट्स में अपनी पहचान और पहुंच बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी,
ये मीडिया की तरफ से एक बड़ा मार्केटिंग मूव है। हाँ, फुटबॉल के फैंस तो दुनिया भर में हैं, तो ये टारगेटिंग तो बिल्कुल सही लगती है। और अब एजुकेशन सेक्टर से एक वाकई इंस्पायरिंग अचीवमेंट, मोरक्को का रबात बिजनेस स्कूल। फाइनेंशियल टाइम्स की जो बहुत प्रतिष्ठित 2025 की मास्टर्स इन मैनेजमेंट MIM रैंकिंग है, उसमें दुनिया भर में 20वें नंबर पर पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात, ये अचीवमेंट हासिल करने वाला ये पहला अफ्रीकन बिजनेस स्कूल है। ये सचमुच एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। ये न सिर्फ रबात बिजनेस स्कूल की एकेडमिक क्वालिटी दिखाता है, बल्कि ग्लोबल मैनेजमेंट एजुकेशन के स्टेज पर अफ्रीका के बढ़ते हुए कद और उसकी क्षमता को भी दिखाता है। ये इस सोच को भी चैलेंज करता है कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिर्फ वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में ही मिलती है। ये यकीनन अफ्रीका के दूसरे इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा। वाकई ये एक शानदार खबर है, रबात बिजनेस स्कूल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। अच्छा, अंत में मैनेजमेंट वर्ल्ड से एक अपॉइंटमेंट की खबर। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है SEI। उन्होंने शर्मा को अपना इंटरनेशनल बिजनेस लीड करने के लिए अपॉइंट किया है। वो अभी ग्लोबल हेड ऑफ प्राइवेट बैंकिंग भी हैं और अब ये एडिशनल जिम्मेदारी संभालेंगे। हाँ, ये कंपनियों में अक्सर होता है, इसे लीडरशिप कंसोलिडेशन कहते हैं। कंपनियां अपने जो एक्सपीरियंस्ड और सफल लीडर्स होते हैं उन्हें ज्यादा जिम्मेदारियां देती हैं, ताकि अलग अलग डिवीजन या जियोग्राफीज के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सके और स्ट्रैटेजी ठीक से लागू हो सके। तो आज की इन सारी खबरों को अगर एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभर रही है? एक तरफ तो AI जैसी नई टेक्नोलॉजी है जो इंडस्ट्रीज को बिल्कुल फंडामेंटली बदल रही है। ओरेकल के क्लाउड से लेकर कॉपर जैसी कमोडिटी की डिमांड तक हर जगह असर है। और दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और मार्केट का जो टफ कंपटीशन है, जैसे फार्मा में देखा हमने, वो कंपनियों को लगातार अपनी स्ट्रैटेजी बदलने और सावधान रहने पर मजबूर कर रहा है। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि ग्लोबल पिक्चर काफी मिक्स्ड है। जहां भारत जैसी इकोनॉमीज डोमेस्टिक स्ट्रेंथ और सर्विस सेक्टर के दम पर अच्छा कर रही हैं और कंपनियां अपने घरेलू बाजार पर ज्यादा भरोसा दिखा रही हैं, वहीं सिंगापुर जैसे ग्लोबल ट्रेड पर निर्भर मार्केट्स थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं। साथ ही ग्लोबल एड के फोकस में बदलाव और एजुकेशन में अफ्रीका का आगे आना, ये भी फ्यूचर के इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स हैं जिन पर नजर रखनी होगी। इन सब बातों से एक बड़ा सवाल उठता है जिस पे सोचना चाहिए। जैसे जैसे AI और जियोपॉलिटिक्स हमारी दुनिया और इकोनॉमी को लगातार नया रूप दे रहे हैं, फ्यूचर में सक्सेस की चाबी क्या होगी? क्या वो सबसे आगे की टेक्नोलॉजी हासिल करना होगा, या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन पर मजबूत पकड़ बनाना ज्यादा जरूरी होगा, या फिर लोकल मार्केट्स की गहरी समझ और उन पर पकड़ सबसे ज्यादा काम आएगी? शायद भविष्य इन सब के एक नए मिक्सचर में है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कंपनियां और देश इन बदलती सच्चाइयों का सामना कैसे करते हैं।